नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करबक पर बात करने वाले हैं, जिसे महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। देखिए, हमारी इस चर्चा का फोकस एकदम क्लियर है। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं, हम उन सब पर फोकस करेंगे। आपको बस इन सटीक फैक्ट्स को समझना है और याद रखना है, अपने मन से कोई चेंज नहीं करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के जायसी जी की इस अद्भुत रचना के हर एक पहलू को डिकोड करते हैं। तो आज के इस फ्लो को हमने 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, कवि का जीवन परिचय। दूसरा, उनकी काव्य शैली और विशेषताएं। तीसरा, उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं और महाकाव्य पद्मावत। और आखिर में सीधे चैप्टर करबक के मुख्य बिंदु। इन फैक्ट्स को इसी तरह कैटेगरी में रखकर समझेंगे तो एग्जाम्स के लिए याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, जो विशुद्ध रूप से कवि मलिक मोहम्मद जायसी के तथ्यात्मक जीवन परिचय पर केंद्रित है। अब देखिए, इतिहास में जायसी जी के जन्म और मृत्यु की कोई एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती। ये सब अनुमानित हैं और एग्जाम्स में आपको यही अनुमानित साल ही टिक करने हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी लगभग 1492 के आसपास हुआ था, और उनकी मृत्यु का अनुमानित वर्ष 1548 माना गया है। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनल डिटेल्स जिन्हें आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी में एक जगह है जायस, और पता है, इसी जायस की वजह से ही उन्हें जायसी कहा जाता है। उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था, जिन्हें मलिक राज अशरफ भी कहते थे। और सबसे जरूरी बात, उनके 2 गुरु थे, शेख मोहदी और सैयद अशरफ जहांगीर। इन नामों को बिल्कुल रट लीजिए। साहित्यिक दुनिया में इतना बड़ा नाम होने के बावजूद आपको क्या लगता है उनका रहन सहन कैसा था? वो बिल्कुल एक फकीर थे। फकीर का मतलब है एक मुस्लिम सूफी तपस्वी जो बिल्कुल सादगी से जीता है। उनका स्वभाव एकदम संत जैसा था, और यही सादगी उनकी कविताओं में भी झलकती है। जीवन परिचय के बाद अब आते हैं भाग 2 पर। यहाँ हम उनकी काव्य शैली और उन खास विशेषताओं को देखेंगे जिन्होंने जायसी जी को इतना महान कवि बनाया। जायसी जी की लाइफ ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ उनकी लाइफ में शारीरिक कमियां थीं। उन्हें चेचक की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका रूप बिगड़ गया था और वो अपनी बाईं आंख और बाएं कान से वंचित हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ उनके अंदर इतने गुण थे, वो इतने टैलेंटेड थे कि अपनी इन शारीरिक कमियों के बावजूद उन्होंने पूरे साहित्य जगत को अपने ज्ञान से रोशन कर दिया। ये वाला पार्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी साहित्य में जायसी जी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के अंदर वो प्रेम मार्गी, या जिसे हम सूफी शाखा कहते हैं, उससे जुड़े हैं, और इन्हें एक बहुत ही स्पेशल टाइटल दिया गया है, प्रेम के पीर के कवि। ये उपाधि कई बार सीधे एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इसे भूलना मत। अगर हम उनकी कविताओं के टेक्निकल पहलुओं की बात करें तो जायसी जी की रचनाओं की मेन भाषा है अवधी, और उनके काव्य में जो रस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो है श्रृंगार रस। अवधी भाषा और श्रृंगार रस का यही कॉम्बिनेशन उनकी कविताओं को इतना मर्मस्पर्शी बनाता है। ओके, तो अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम उनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाओं की बात करेंगे, और खास तौर पर उनके मास्टरपीस पद्मावत की। देखिए, एग्जामिनर्स अक्सर ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी रचनाएं जायसी जी की हैं और कौन सी नहीं। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा, ये सब जायसी जी ने लिखी हैं। लेकिन ऑप्शंस में अगर आपको मृगावती या भक्तमाल दिखे तो याद रखिएगा कि वो जायसी जी की नहीं है। मृगावती कुतबन की है और भक्तमाल नाभादास की। इन सभी रचनाओं में जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो है पद्मावत। ये महाकाव्य राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की कहानी है। ये सिर्फ एक राजा रानी की कहानी नहीं है, बल्कि अवधी भाषा में लिखा गया प्रेम और दर्शन का एक बहुत ही गहरा आख्यान है। और पता है इस कहानी को कैसे गढ़ा गया था? इसका रूपक बहुत ही शानदार है। जायसी जी ने खुद लिखा है कि उन्होंने इस कथा को रक्त रूप लेई से जोड़ा है, मतलब अपने खून को गोंद बनाकर इस कहानी के हर एक हिस्से को चिपकाया है और फिर इसे अपने आंसुओं से सींचा है। सोचिए, इस काव्य में उनका कितना दर्द और समर्पण छिपा है। फाइनली हम अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट भाग में आ गए हैं।
यहाँ हम सीधे कड़बक चैप्टर के मेटाफर्स और उसके मेन पॉइंट्स को डिकोड करेंगे। सबसे पहला और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव फैक्ट, ये जो करबक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये आया कहाँ से है? तो भाई ये कहीं और से नहीं बल्कि उनके इसी महाकाव्य पद्मावत से ही लिया गया एक अंश है, और जाहिर है इसीलिए इसकी भाषा भी अवधी ही है। इस चैप्टर की शुरुआत ही इस बहुत ही पावरफुल लाइन से होती है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई वे मोहा जई कवि सुनी। इसका सीधा सा मतलब है कि कवि मोहम्मद की भले ही सिर्फ एक आंख है, फिर भी वो इतने गुणी हैं कि जो भी इंसान उनकी कविता सुनता है ना, बस पूरी तरह से मोहित हो जाता है। यह शारीरिक कमियों पर उनके टैलेंट की जीत है। इस पाठ में दो बहुत ही कमाल के रूपक यानी मेटाफर्स यूज हुए हैं जिन्हें आपको याद रखना है। पहला, जायसी जी ने अपनी उस इकलौती आंख की तुलना दर्पण यानी शीशे से की है जो एकदम साफ और सच्चा है। और दूसरा, उनका काव्य कैसा है? उनका काव्य समुद्र की भांति अत्यंत गहरा और व्यापक है। ऑब्जेक्टिव पेपर्स में ये दोनों तुलनाएं बार बार पूछी जाती हैं। यहाँ चंद्रमा वाला एग्जाम्पल तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। जायसी जी कहते हैं कि विधाता ने उन्हें चंद्रमा की तरह बनाया है। जिस तरह चांद में एक काला धब्बा या दाग होता है ना, फिर भी वो पूरी दुनिया को अपनी रोशनी देता है, बिल्कुल वैसे ही कवि में भले ही शारीरिक दोष हैं, लेकिन उनकी कविता का प्रकाश आज पूरे साहित्य जगत को रोशन कर रहा है। इसी बात को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो प्रकृति का एक और उदाहरण देते हैं। जो लही अंबई डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब तक आम के पेड़ में बौर या वो नुकीला सा डाब नहीं आता, तब तक उस आम में वो मीठी खुशबू नहीं बसती। महान चीजें हमेशा कच्चे और प्राकृतिक संघर्षों से ही निकल कर आती हैं। तो इस पूरे ऑब्जेक्टिव विश्लेषण को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक कमियों के बावजूद सिर्फ अपने शब्दों से सदियों तक दुनिया को रोशन कर सकता है, तो फिर इंसान की असली खूबसूरती क्या है? ये साफ दिखाता है कि असली सुंदरता इंसान के रूप में नहीं बल्कि उसके आंतरिक गुणों में होती है। मुझे उम्मीद है कि करबक के ये सभी फैक्ट्स अब आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। बस इन पॉइंट्स को ऐसे ही याद रखिए, अपने मन से कुछ मत जोड़िए। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।